लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए अध्याय से फिर से आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो चर्चा होगी, इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्लास देखा उसमें हम लोगों ने देखा बेसिक टू एडवांस, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है, जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पायरेंट होते हैं, जो 80 से 90% प्रश्नों का जो जवाब होता है वो गलत दे देते हैं। यानी उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिसमें जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो 70 to 90% गलत आंसर हो जाने का। तो उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, उन सभी प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए, इससे रिलेटेड हम लोग यूरोपियों का आगमन से लगभग 40 से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट ही कहिए, वीवीआई कहिए, या जो भी आप देख सकते हैं कि आने वाला एग्जाम जो है, चाहे वो सचिवालय सहायक पीटी हो या मेंस हो या फिर बीपीएससी हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको देखने में आसानी लगते हो, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे ऑप्शन के साथ में, जब देखेंगे एग्जाम हॉल में, तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो आइए, उन सभी प्रश्नों पे ही चर्चा होगी। तो इसमें पूरा हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे बेसिक टू एडवांस, सिर्फ हम लोग जिसमें प्रश्न गलती होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, प्रश्न कन्फ्यूजन होता है, बेसिक नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण वो प्रश्न गलती होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, उन्हीं सब पन्ने पर। तो प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे आप, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जाइए, ये बुक में भी मिलेगा, उन्हीं से संबंधित हम लोग 2 पे चर्चा करेंगे। 2 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आप देखिए, फर्स्ट सूची 1 में दिया हुआ है यूरोपियन के व्यापारिक कंपनी का वर्णन है, और दूसरा में स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो ये प्रश्न पहला है, लेकिन पहला नहीं, हम लोग दूसरा पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि 2 में करा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें टिक भी लगा हुआ है। अब जो भी इंपॉर्टेंट जिस पे चर्चा करेंगे उसमें हमने टिक मार्क भी कर दिया है, ताकि आप संक्षेप में जल्दी से उसे प्रश्नों को देख सकें। तो यूरोपियन की व्यापारिक कंपनी की बात की जाए, सूची 1 में है, और सूची 2 में बात की जाए तो मुख्यालय की चर्चा की गई है। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में है ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डी में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थे, यानी कि यूरोप से व्यापार करने के लिए यह क्या होते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आपको पता हुआ पुर्तगाली आया था, वो आपको पता हुआ 1498 में। उसके बाद धीरे धीरे कर कर क्या आए, उसके बाद फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर फ्रांसीसी आए, स्पेनिश आए, इस तरह से उनका आगमन हुआ, वह भी एक क्रम देखेंगे। तो यहाँ पे चर्चा है कि व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब क्या होगा कि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाया जा सकता है और आपको डिस्क्रिप्टिव भी बनाया जा सकता है। इनको 2-3 तरह से तैयार किया जा सकता है। पहला तो आपको क्या कर देगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ऑप्शन में गोवा भी डाल देगा, अब उसके बाद कोचीन भी डाल देगा, कैन्नूर भी डाल देगा, कालीकट भी डाल देगा, और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि मुख्यालय कहाँ था। तो आप क्या करेंगे, अगर आप अच्छे से प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे, कालीकट मार के भी निकल सकते हैं, कुछ लोग कोचीन भी मार देंगे। तो ये सभी प्रश्न क्या होता है, गलती होने का चांस। लेकिन यहाँ मुख्यालय पूछा है, तो आप ध्यान रखिए कि 1498 ईस्वी में क्या हो गया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है। वह जरूर आता है, आपको पता होगा वास्को डी गामा प्रथम व्यक्ति होते हैं जो आते हैं, कालीकट के बंदरगाह जो होता है वहाँ पे उतरते हैं। तो वहाँ के जो राजा जेमरिन होते हैं उनका स्वागत करते हैं, फिर वहाँ के राजा से अधिकार लेकर वो मसालों जाकर वो बेचते हैं यूरोप में, तो 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है, फिर वो दोबारा आते हैं। तो वो कहानी अलग है। वह सिर्फ ये बता रहा है कि वो सबसे पहले जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से वास्को डी गामा वह व्यक्ति था जो भारत पहुंचा था। लेकिन यहाँ मुख्यालय पूछा है। अब वह भारत आया तो प्रश्न उठता है, क्या भारत आने के साथ पहले फैक्ट्री का स्थापना करता है? तो वह भी प्रश्न पूछता है कि पुर्तगाली, जो हमने अभी ऑप्शन डाला था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्री का स्थापना वो कोचीन में 1503 ईस्वी में करते हैं। और कालीकट क्या है, तो कालीकट पर वो जो ये वास्को डी गामा वो पहले उतरे थे वहाँ पे। तो प्रश्न वह भी आगे देखेंगे। यहाँ मुख्यालय पूछा है, तो अब बताइए मुख्यालय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह गोवा हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है ये मुख्यालय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जैसे ही आता है पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि स्थापना होता है 1500। आप देखें कि पहले कोचीन में 1503 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना होती है, फिर 1505 ईस्वी में क्या होता है, कैनूर में होता है, फिर आप आगे देखेंगे तो फिर क्या होता है, फिर अन्य जगहों पर भी धीरे धीरे किया जाता है। तो ये 2 मुख्य स्थल है जिसकी चर्चा हुई है, प्रश्न पूछा जाता है मुख्यालय में। लेकिन ये जो कोचीन था फैक्ट्री का स्थापना, उसमें से ऑप्शन में प्रश्न डाला जाता था। यहाँ मुख्यालय पे चर्चा है, तो मुख्यालय क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। तो यह गोवा क्या होगा, अब आप याद करिए कि पहला व्यक्ति तो वास्को डी गामा आता है, फिर द्वितीय व्यक्ति की बात की जाए
तो द्वितीय व्यक्ति कौन आता है, वह अल्वरेज आता है, पेड्रो डी अल्वरेज। हालांकि पेड्रो डी अल्वरेज जरूर आता है, दूसरा व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति आता है तभी वह क्या होता है, पेड्रो डी अल्वरेज यानी कि वास्को डी गामा के बाद आने वाला वो दूसरा व्यक्ति रहता है। अब उसके बाद जब अल्वरेज आता है 1500 ईस्वी में, अब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से पुनः भारत आते हैं। तो एक बार तो 1498 ईस्वी में, देखिए हम प्रश्न में टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन है, आप प्रश्न में आएगा हड़बड़ में जल्दी गलती मार देंगे। तो समझिए, पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वास्को डी गामा आए, उसके बाद अल्वरेज आए, पेड्रो डी अल्वरेज 1500 ईस्वी में आता है, फिर 1500 पुनः वो आते हैं। फिर क्या होता है, प्रथम फैक्ट्री के स्थान 1503 ईस्वी में कोचीन में होता है। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1503 के बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में होता है। ये होता है, इस तरह से फैक्ट्री की स्थापना होता है। अब होता है कि अब पुर्तगालियों के द्वारा वाइसराय को भेजना स्टार्ट किया जाता है, यानी कि एक ऑफिशियली तरीके से, यानी आप एक आधिकारिक रूप से वाइसराय भेजा जाता है। वह पहला वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है, उसका जो कार्यकाल होता है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के बीच में। तो वह फ्रांसो डी अल्मीडा 1505 से 1509। अब दूसरा जो आता अल्बुकर्क आता हुआ 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। तो वही अल्बुकर्क जो होता है जो पुर्तगाल की तरफ से भेजा जाता है, तो वह पुर्तगाल की तरफ से जो अल्बुकर्क को जो दूसरा वायसराय होता है उसको वास्तविक शासक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने कार्यकाल में बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंडर मिला लिया। जैसे आप बात की जाए, यहीं पे चर्चा उठा गोवा। गोवा कैसे राजधानी बना है? गोवा किसके अंडर में था? भारत में तो शासन पहले भी था, वो मुगल कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जो आदिल शाह शासक होते, बीजापुर के आदिल शाह, जो बीजापुर में शासक आदिल शाह होते, उससे अल्बुकर्क हराता है। कब हराता है? वह 1510 ईस्वी में हराता है और गोवा को अपने अंडर में ले लेता है। और उसके बाद जो मुख्यालय बनाती है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, वह गोवा में बनाती है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न का सही जवाब आपको पता चल गया होगा, किस तरह से कंपनी का स्थापना होता है, आगमन क्या होता है, पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापना होता है, द्वितीय कहाँ स्थापना होता है, उसके बाद मुख्यालय किस परिस्थिति में और किस वजह से और किस स्थिति में बनाया जाता है, उसके द्वारा किनके द्वारा यह किया जाता है, जीतकर गोवा को अपने अंडर में मुख्यालय बनाया जाता है। ये था कुछ कहानियां जो हम लोग को समझना जरूरी था। दूसरा बात किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया, ये आपको पता होगा। उसके बाद क्या होता है, तो क्या भारत आने के साथ तुरंत व्यापारिक इसका कोठी स्टार्ट हो गया? नहीं, टाइम लगा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण तो 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसके द्वारा जो पहला व्यक्ति था वो कौन? विलियम हॉकिंस, वो पहुंचते हैं। उस समय क्या होता है, जो हॉकिंस आते हैं, चलते हैं तो वहाँ से वो अकबर के शासनकाल में, लेकिन उसके बाद जब यहाँ आते रहते थे तो क्या हो जाता है, ये जहांगीर का शासन हो जाता है। उस समय जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं विलियम हॉकिंस। उसके बाद फिर 1505 ईस्वी में रॉल्फ फिंच भी पहुंचते हैं 1515 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है उसके द्वारा जो भेजे जाता है, जिसमें से विलियम हॉकिंस होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने चर्चा किया रॉल्फ फिंच होता है। ये सभी व्यक्ति क्या होते हैं, उनके दरबार में पहुंचते हैं, जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और वही व्यापारिक एकाधिकार वहाँ से प्राप्त करते हैं। हालांकि विलियम हॉकिंस कोशिश करता है लेकिन वो उतना सफलता नहीं प्राप्त करता है। फिर रॉल्फ फिंच जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, जहांगीर से वो चीज़ को फैक्ट्री स्थापना करने का क्या करते हैं, परमिशन को पा लेते हैं। यानी कि जैसे ही वो क्या होते हैं, अनुमति प्राप्त करते हैं सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने का, उस समय कौन होता है शासक? वह होता है उस समय जहांगीर होता है। अब क्या होता है, अब माइंड में एक प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? तो 1505 ईस्वी से 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन किए। अब पहुंचता है कौन? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये विलियम हॉकिंस के बाद रॉल्फ फिंच जब पहुंचते हैं। अब रॉल्फ फिंच जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके बाद ये रॉल्फ फिंच नहीं कहिए, सर टॉमस रो कहिए। रॉल्फ फिंच तो इनसे पहले ही पहुंचते हैं ना, सर टॉमस रो कहना है। तो हमने सेकेंड में क्या बोल दिया, फर्स्ट में हमने बोल दिया विलियम हॉकिंस, तो बिल्कुल वो सही हमने कहा। और दूसरा में जो हमने कहा था रॉल्फ फिंच तो वो अब एक तरह से वो घूमने के उद्देश्य से वो पहले ही आ चुके थे। कहाँ से? 1550 ईस्वी में। तो दूसरा व्यक्ति होता है जो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आता है। तो ये था। तो सर टॉमस रो आते हैं, वो जहांगीर से क्या करते हैं, फैक्ट्री स्थापना करने का अनुमति प्राप्त करते हैं। 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री का स्थापना होता है। अब क्या होता है, जैसे ये फैक्ट्री का स्थापना करने का अनुमति मिल जाता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, लोकल जो भी कहिए, और पुर्तगाली भी होते हैं, वह जो व्यापारी होते हैं, पुर्तगाली व्यापारी और स्थानीय व्यापारी, वह इसका विरोध करने लगते हैं। जिसके कारण यह फैक्ट्री का अनुमति मिलने के बाद जब बनना स्टार्ट हुआ तो उसका काम को वहीं रोक दिया जाता है। अब क्या होगा, उससे
के बाद मसूलीपट्टनम में, यानी कि सूरत वाला फैक्ट्री को काम रोककर उससे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में बनकर तैयार हो जाता है। तो यह भी प्रश्न दो तरीके से पूछता है, सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, पहला फैक्ट्री बनकर कहाँ तैयार हुआ, तो इन दो तरह से पूछता है। अगर पहला फैक्ट्री की स्थापना सूरत में हुआ, लेकिन अगर पहला फैक्ट्री जो निर्माण किया गया वो कहाँ किया गया, तो मसूलीपट्टनम में पूर्ण तरह से 1611 में, उसके बाद फिर सूरत वाला होता है। अब प्रश्न उठता है कि मुख्यालय यहाँ पूछा है, ना ही यहाँ पे सूरत है ना ही मसूलीपट्टनम है, तो आप सोचिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय वो कलकत्ता बनाता है। अब कलकत्ता सूतीनाता में आप जब चौरनौक देखेंगे 1690 ईस्वी में क्या होता है कि वह अपने अंडर में क्या होता है, जब चौरनौक होता है जो सूतीनाती को अपने अंडर में लेता है, और वही सूतीनाता कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। आगे आप देखेंगे कि कलकत्ता का जो निर्माण हुआ है, जो कलकत्ता का जो हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन किन शहरों को, सूतीनाती, कालीकता, गोविंदपुर, इन 3 शहरों को मिलाकर क्या हो गया, जो अब कोलकाता कहलाता है। तो वह भी आगे चर्चा होगी, तो मुख्यालय के रूप में कलकत्ता का था। 2 प्रश्न था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन आप समझिए कि क्या क्या परिस्थिति रहा, किसके कारण फैक्ट्री का स्थापना हुआ, किसके कारण वह आगमन हुआ, कब आया, फैक्ट्री कब बना, कब कब आया, उसके बाद मुख्यालय किन परिस्थिति में बना, तो ये दोनों अलग है। तीसरा अगर बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखेंगे कि डच जो आता है उसका आगमन कब होता है। आप देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है वह होता है 1596 ईस्वी में ही आ जाता है, सुमात्रा द्वीप पर पहुंचता है, जो 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत क्षेत्रों में व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ की सरकार के आधिकारिक तौर पर भेजा गया था। आपको पता होगा कि वह जो कंपनी का नाम था भॉग था, है ना, भॉग हो गया VOC करके, इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, इससे थोड़ा लंबा है, भरनीगोड ऑस्टिंडीज करके कंपनीज करके ऐसे ही नाम था। तो 1602 ईस्वी में क्या होता है, डच कंपनी को मिलाकर क्या होता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया और नीदरलैंड के नाम से एक विशाल कंपनी का स्थापना किया था 1602 ईस्वी में। तो हमने भी देखा कि जो प्रथम डच यात्री थे वह कौन थे, कार्नेलियस हॉटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी द्वीप सुमात्रा पर पहुंचते हैं। तो ये इस तरह से डच के द्वारा 1596 ईस्वी में सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा जाता है। अगर बात की जाए तो प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कब करता है, उसके बाद प्रथम फैक्ट्री का स्थापना करने में यह 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, वही मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में जगह था, तो वहाँ 1605 ईस्वी में इसके द्वारा फैक्ट्री का स्थापना किया जाता। तो प्रश्न यह भी पूछा दिया जाता कि डच द्वारा प्रथम फैक्ट्री का जो स्थापना किया गया कहाँ किया गया, तो वह हम लोगों ने देखा अब यही डच होगा जिस तरह से जो पुर्तगाली है भारत के मसालों का यूरोप में और विश्व के अन्य भागों में क्या किया, उसका जो प्रसिद्धि दिलाया, ठीक उसी प्रकार भारतीय वस्त्रों को प्रसिद्धि दिलाने में डच का अहम भूमिका रहेगा। हालांकि आप आगे देखेंगे जब ये अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा होता डच, तो एक होता है बंगाल का बेदरा में फ्रांस, ये डच के बीच और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में ये हार जाता है, वहीं से फिर इसकी शक्ति समाप्ति की ओर हो जाती है, यानी जो इसका साम्राज्यवाद था वो रुक जाता है, वो बढ़ जितना तेजी से वो क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वह उसका वहीं पर रुक जाता है बेदरा के युद्ध में हारने के बाद। ये था। तो हम लोगों ने कुछ जाना कि डच के बारे में, कब आया, कैसे आया, किस कंपनी का स्थापना किया, क्या कंपनी का नाम था, व्यक्ति कौन थे, कार्नेलियस हॉटमैन 1596 सुमात्रा द्वीप पर, फिर फैक्ट्री का स्थापना 1605। लेकिन मुख्यालय कब बनाता, अब यह प्रश्न उठता। अब यह मुख्यालय बनाता कुछ समय बाद नेकपट्टम। अब प्रश्न उठता है कि नेकपट्टम कहाँ है, वह पुलिकट के स्थान, जो पुलिकट स्थान है ना, वही आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वहीं पे नागपट्टनम का स्थापना किया जाता है। यह समझिए 1690 ईस्वी में क्या होता है, वहाँ का मुख्यालय बनाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद अब चौथा नंबर पर आइए, चौथा में करा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये हो गया पांडिचेरी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर आइए। अब फ्रांसीसी, आपको पता होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या आता, लुइन 14 के नेतृत्व में पहला व्यक्ति जो आता है वह कहाँ पहुँच जाता है, वह तो जरूर आता है ये व्यापार करने के लिए किधर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन वह भारत में ना आकर वह मेडागास्कर द्वीप पर पहुंच जाता है, जिसके कारण वह उपनिवेशवाद को क्या करता है, हासिल नहीं कर पाता, उपनिवेशवाद बना नहीं पाता। उसके कारण फिर इसका दूसरा टीम, किसका, फ्रेंच का, यानी फ्रांसीसी का दूसरा टीम आता है। वह जो आता है वह 1667 ईस्वी में दूसरा दल आता है। पहला दल कब आया, पहला दल जो हम लोगों ने देखा कि 1664 ईस्वी में आया, पहुंच गया कहाँ, मेडागास्कर द्वीप पर। वहाँ पर क्या हुआ, वह उपनिवेशवाद स्थापित नहीं कर पाता है। दूसरा व्यक्ति, दूसरा दल आता है, वह फ्रैंक कैरो होता, उसी के नेतृत्व में आता। तो वही फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो होती है यह 1668 में तो आया। उसके बाद 1668 ईस्वी में यह सूरत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करता है। लेकिन प्रश्न की चर्चा क्या है, मुख्यालय की चर्चा है। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से वो आया 1667 ईस्वी में। उसके बाद फिर क्या होता है, वह सूरत में
फ्रैंक कैरो के द्वारा क्या क्या था स्थापित किया जाता है व्यापारिक कोठी। अब क्या होता है, अब पांडिचेरी कब बनता मुख्यालय, सोचिए पांडिचेरी तब बनेगा जब क्या होगा, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से 1674 ईस्वी में क्या करेगा, ये पांडिचेरी है ना, तो शाइस्ता खां तो चंद्रनगर को देता है ना। तो आप थोड़ा सा पहले जाइए पांडिचेरी, वह मिलेगा शेर खान लोधी के द्वारा एक छोटा सा गांव दिया जाता है ना, उस गांव का नाम होता है पांडिचेरी के नाम से वही जाना जाता है। यह पूर्णतः किलाबंदी बस्ती होता है। 1664 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त किया जाता था। ये था जो शेर खां के द्वारा दिया जाता है, और वही फिर पांडिचेरी के नाम से आना था और वही मुख्यालय यहाँ पर बनाता था। ये कहानी था किस तरह से 1667 में आया, 1667 में व्यापारिक कोठी का स्थापना किया, फिर 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन व बेलांग के नेतृत्व में क्या होता है, सूबेदार शेर खां से एक छोटा सा गांव लिया जाता है और वह पूर्ण रूप से किलाबंदी बस्ती होती है, और वही बस्ती क्या होता है, प्रमुख नियुक्त किया था जो पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये था कहानी जो हम लोगों ने मुख्यालय पर देखा। तो देखते हैं, इसमें लगभग 15 मिनट का समय हम लोगों ने दिया, तो आशा करते हैं आप थोड़ा सा इसे गंभीर रूप से देखेंगे, ताकि अगर प्रश्न कभी पूछा जाए तो आप मिस्टेक ना करें। अगर फैक्ट्री पूछा जाए, प्रथम व्यापारिक कंपनी की स्थापना पूछा जाए और मुख्यालय, तो दोनों में अंतर है, उन चीज़ों को पढ़कर आप सही उत्तर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, अब जैसे कॉन्टेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं तो आगे थोड़ा स्पीड से हम लोग निकल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ, यह भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा किस किस यूरोपीय कंपनी का मध्यकाल में आगमन हुआ। आइए पहला हम लोग देखते हैं, पुर्तगाली है, ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, फ्लैंडर्स है, स्वीडिश है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, आशा करते हैं उस जो प्रश्न को हम लोगों ने चर्चा किया उसमें इन सभी बिंदुओं पर भी लेकर चले थे, कब आया, कब व्यापारिक कोठी स्थापना हुआ, कौन कौन व्यक्ति आए, वह व्यक्ति आए तो क्या क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसके कारण कौन जाने गए, तो वह संक्षेप में चर्चा हम लोगों ने किया। तो आप सबसे पहले 1498 ईस्वी में आप देख लीजिए, 1498 ईस्वी में कौन आएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश कब आए, तो ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए। डच कब आए, डच आए 1596 ईस्वी में आ गए। उसके बाद आप बात कर लेते हैं व्यापारिक कोठी का स्थापना कब करता है। ये व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है 1696 में, ईस्वी में तो जरूर आता है, लेकिन ये व्यापारिक कोठी की अगर डच की बात की जाए तो मसूलीपट्टनम में करता है, 1605 ईस्वी में करता है। उसके बाद डेनिश की बात की, उसके बाद डेनिश आता है। उसके बाद फ्रेंच हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच जो फ्रांसीसी आते हुआ पहले क्या आता है, 1667 ईस्वी में आता है। वह जो मेडागास्कर द्वीप पर पहुँच जाता है, 1667 नहीं कहिए 64 में ही आता है ना, जब मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचता है, वहाँ पर अपना उपनिवेशवाद हासिल नहीं करता। फिर 1667 ईस्वी में वो क्या आता है, वह दूसरा दल जो आता है वह भारत पहुंचता है, यानी भारत में आता है। व्यापारिक कोठी 1668 ईस्वी में करता है। फ्रेंडस उसके बाद स्वीडिश आउट। तो कहने का मतलब है, इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट पुर्तगाली हो गया। तो आशा करते हैं कि पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो वही कह रहा है व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में, यानी जो व्यापारिक कंपनी स्थापना किए। हाँ, डच पहले जरूर आए, लेकिन व्यापारिक कंपनी तो ये ब्रिटिश के बाद ही स्थापना किए ना। तो ये तो हम लोगों ने आगमन का देखा 1498 में। अब देख लीजिए थोड़ा सा व्यापारिक कंपनी स्थापना, पुर्तगाल व्यापारिक कंपनी स्थापना कब करता है, याद करिए 1498 ईस्वी में कालीकट पर आता है। फिर वही वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः आता है। फिर उससे पहले अल्बुकर्क आता है ना, ये सॉरी अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसो डी अल्मीडा, वो प्रथम वायसराय आता है। अल्मीडा से पहले अल्वरेज आता है 1500 कब ईस्वी में, 1500 ईस्वी में आता है। तो व्यापारिक कोठी की स्थापना 1502 ईस्वी में होता है। कब होता है, वह होता है कोचीन में होता है 1503 ईस्वी में, और फिर 1505 ईस्वी में कन्नूर में होता है। तो सबसे पहले 1503 ईस्वी में कन्नूर में। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1605 ईस्वी में सूरत में होता है। उसके बाद फिर डच देख लीजिए, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आप देखिएगा तो 1600 ये भी 5 में होता है, लेकिन ये ब्रिटिश के बाद में होता है। फिर डेनिश का देख लीजिए, उसके बाद फिर फ्रेंच का 1668 ईस्वी में होता है। तो इस तरह से व्यापारिक कंपनियों का क्या होता है, स्थापना किया जाता है। 3 चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस 3 का क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 में आप मिलान कर सकते हैं, वह आगमन हुआ। अच्छा, उपर्युक्त भी है ना, तो उपर्युक्त भी दे सकते हैं, उपर्युक्त सही, क्योंकि सब क्रम से तो सही है ही है। जैसे एक में क्या 2 3 4 5 6 को गायब कर दिया है, इसमें 4 को गायब कर दिया है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मध्यकाल में इन सभी का आगमन हुआ। हाँ, व्यापारिक कंपनी का स्थापना वर्ष अलग अलग रहा, तो उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया। चलिए अब आगे देखते हैं, 3 को हम लोगों ने देख लिया,
4 में देखिए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। देखिए चर्चा ऊपर विस्तार से हुई कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता और वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता। वहां के राजा जेमरिन उनका स्वागत करते हैं, फिर वहां के राजा से परमिशन लेकर वहां के मसालों को यूरोप में जाकर बेचता, तो उसे 60 गुना ज़्यादा फायदा होता। वह भी यात्रा का जो खर्च घटाकर इतना फायदा होता है। फिर से वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता, लेकिन वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जाता, तो 15 ईस्वी में क्या होता है, एक और व्यक्ति आता है जो अल्वरेज, जो पेट्रो अल्वरेज होते हैं 1500 ईस्वी में। फिर व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी कोचीन में, फिर 1505 ईस्वी में कोनूर में। लेकिन यहाँ पर गोवा पर अधिकार करने की बात है, तो हमने चर्चा किया ना। उसके बाद जो पेट्रो अल्वरेज आते हैं, उसके बाद पुर्तगाली के द्वारा वायसराय भेजा जाता है। तो पहला वायसराय होता है फ्रांसो डी अल्मीडा। अब फ्रांसो डी अल्मीडा कौन होते हैं, तो फ्रांसो डी अल्मीडा जो होते हैं वह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक यह वायसराय के रूप में नियुक्त कर पुर्तगाल के द्वारा भेजे जाते हैं। अब फ्रांसो डी अल्मीडा के बाद क्या आते हैं, ये आते हैं अल्बुकर्क आते हैं। तो यह अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहेंगे और इसी अल्बुकर्क के शासनकाल में क्या हो जाएगा, गोवा को जीता जाएगा। और गोवा किसके अंडर में होता है, वह बीजापुर के शासक अब्दुल शाह, यानी कि जिसको आदिल शाह के रूप में जाने जाते हैं, तो वही आदिल शाह के अंडर में होता है। आदिल शाह को हराता है, कौन हराता है, अल्बुकर्क, और फिर गोवा को अपने अंडर में ले लेता है। और जैसे ही गोवा को जीतता है तो वह फिर क्या होता है, उसका मुख्यालय भी गोवा बनाता है। तो अल्बुकर्क यहाँ पर हो जाएगा। अधिकार किसने किया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क और भी चर्चित है, 1509 से 15 के बीच में रहा। तो आप देखेंगे जो मलक्का होता है ना, मलक्का आपको पता होगा ना, पूरा बहुत पूर्ण मतलब दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण और पूर्वी एशिया होता है उसका एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होता है, उस पर भी ये अल्बुकर्क के द्वारा अधिकार नियंत्रण कर लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये एक चर्च होता है ना, सेंट जेवियर चर्च, उसी का निर्माण भी इसी के अल्बुकर्क के द्वारा किया जाता है। तो ये संक्षेप चर्चा था, इसलिए अल्बुकर्क को वास्तविक शासक भी कहा जाता है पुर्तगाल का। चलिए 5वां में देख लीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हुई है, तो आप देखेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल है, वह सर जॉन शोर था। अब देखिए एक गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है ना, तो सॉरी सर जॉन शोर नहीं, ऑप्शन में क्या है, रॉबर्ट क्लाइव है, सर जॉन शोर है, वारेन हेस्टिंग है, और क्या है, लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। तो पहला गवर्नर जनरल की बात की जाए, तो अगर पहला गवर्नर जनरल के रूप में अगर आप चर्चा करेंगे तो वह आपको देखने को मिल जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स क्यों होगा भाई गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर भारत पूछा गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, चूँकि पता होगा कि 1773 ईस्वी में क्या हो गया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया वह वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और उसमें रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी में जरूर रहा था, हालांकि 1757 से 60 क्या था, 65 से 67 2 साल और रहा था। तो ये आप देख लीजिए वह बंगाल का गवर्नर था। आपको चूंकि बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो रॉबर्ट क्लाइव होगा नहीं, यहाँ पर पूछ दिया गया है गवर्नर जनरल पूछ दिया गया, तो सिर्फ गवर्नर था। फिर गवर्नर को आपको पता होगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो वह भी आपको पता होगा जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में था, जो 1857 की क्रांति के बाद फिर वह अपने अंडर में उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो ये सभी परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा पहला, और अंतिम गवर्नर वही वारेन हेस्टिंग्स। चलिए 6 में देख लेते हैं, 6 में नहीं है, आगे देखिए 10 में। 10 वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डच के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह पुर्तगालियों के द्वारा। कैसे, अभी चर्चा की, गोवा सबसे पहले अल्बुकर्क के द्वारा, बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता गया, फिर मुख्यालय भी बनाया गया। फिर दमन की भी अगर हम चर्चा करेंगे तो दमन भी क्या किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा ही जीता गया। अगर फिर दीप की चर्चा करेंगे तो आपको पता होगा दीप जो अब क्या होता है, देखिए दीप को अधिकार कौन करता है, दीप को, दीप है ना जो महाराष्ट्र के है, गुजराती में कहिए, गुजरात वाला जो है ना, ये खंबात की खाड़ी है उसके नीचे जब आप पाएंगे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर दीप आपको मिलेगा। तो दीप पर अधिकार कौन किया था, तो अल्बुकर्क के बाद जो नेक्स्ट जो अगला आता है वह कौन आता है, वह आता है नूनो डी कुन्हा। तो नूनो डी कुन्हा के द्वारा क्या किया जाता है, इसको दीप को अपने अंडर में लिया जाता है, यानी दीप को उसके द्वारा जीता जाता है 1535 ईस्वी में। तो 1535 ईस्वी में दीप पर अधिकार किया जाता है। तो वही कह रहा है कि उपनिवेशीकरण मूलतः जो किया गया, तो इस तरह से फिर अधिकार किया, वो भी हम लोगों ने देखा।
तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गोवा, दमन और दीव का निशीकरण वह पुर्तगालियों का ही रहा था। हालांकि सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी भारत से। नेक्स्ट देख लीजिए, तो 10 में तीनों हो जाएगा पुर्तगालियों का हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट में आ जाइए। तो ये चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि जो द्वीप था वो कौन जीता, अल्बुकर्क ना जीतकर वो अगला शासक जो आता है नूनहो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक रहता है। वही कुन्हा 1534 ईस्वी में कृष्ण बेसिन और 1535 ईस्वी में क्या होता है, द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। चलिए आगे है, पुर्तगालियों में भारत की सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, चर्चा आगे ही कर चुके हैं क्योंकि जब मुख्यालय की चर्चा हुई थी। तो देखिए इस प्रश्न का आप देखेंगे तो कहीं जगह आपको कंट्राडिक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जिस बुक को हम लोग यहाँ पे लिसन से चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रश्न का जवाब क्या दिया है, वह दिया है कालीकट दिया है। लेकिन देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर कालीकट पर तो सही है, लेकिन आप देखेंगे तो उचित क्वेश्चन कोचीन ही होना चाहिए। फैक्ट्री की स्थापना जो है 1503 ईस्वी में वह कोचीन में ही होगा, है ना। उसके बाद फिर 1505 ईस्वी में कुनूर में। दृष्टि में देखेंगे अगर विकास सर से थोड़ा सा बात की जाए तो उन्होंने अपने बारे में कोचीन को ही इसको लेकर चला है कि कोचीन में फैक्ट्री स्थापना हुआ है, लेकिन आंसर कालीकट भी दे रहा है। और अन्य इंटरनेट पे जाएंगे तो कहीं जगह कालीकट भी देखने को मिलेगा। तो हमने यह तो स्पष्ट देख लिया कि कालीकट कहाँ था, वहाँ पे वास्को डी गामा पहले पहुँचा था वो और उतरा वहीं था। और वहाँ पर फिर जेमरिन को एक जहाज भी पकड़ कर गिफ्ट किया था, ये खुश हुआ था राजा जेमरिन। फिर यहाँ से इसी बंदरगाह से फिर वो गया भी, वापस गया तो वो जो राजा जेमरिन था उससे मसालों का अनुमति लेकर वो यूरोप में जाकर बेचा था, जो 60 गुना अत्यधिक उसको लाभ हुआ। तो ये कहानी था। लेकिन फैक्ट्री की स्थापना क्या होता है उसके बाद फिर आपको पता होगा कि वास्को डी गामा के बाद क्या आता है, पेट्रोल ब्रिज आते हैं 1500 ईस्वी में। फिर पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है। उसके बाद पुनः फैक्ट्री का स्थापना 1503 में। तो मेरे अनुसार तो कोचीन ही होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ अपना देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सजेशन कि क्या लग रहा है, कहाँ क्या है। 20 में देख लीजिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। यह भी प्रश्न अच्छा है। देखिए यह तो प्रश्न आगे का है, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो आगे का इसलिए क्योंकि ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से यूरोपियों का आगमन है। तो बेसिन का संधि वो आगे हम लोग भी देखेंगे। चलिए आ गया है तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। देखिए बेसिन का संधि क्या होता है, याद करिए। जब माधवराव सिंधिया जब पेशवा बनते हैं नारायण राव के बाद, तो माधव राव बनते हैं तो इनके चाचा रघुनाथ राव इनसे क्या होते हैं, नाखुश होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि माधव राव बने ये वहाँ का शासक बने। तो जिसके कारण लेके, है ना, वो क्या होते हैं, रघुनाथ राव अंग्रेजों से जाकर एक संधि कर लिए होते हैं। किस लिए, ताकि वो पेशवा वो बन पाए। तो इस तरह से होता है। माधव राव नारायण राव वही होते हैं। तो उनके चाचा रघुनाथ राव, वही रघुनाथ राव के पुत्र होता है बाजीराव द्वितीय। अब कहानी देखिए क्या होता है। जैसे ही माधव राव नारायण जब बनते हैं, वह किनके संरक्षण में, आपको पता होगा नाना फडणवीस, क्योंकि माधव राव नारायण राव क्या होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं। और नारायण राव के मृत्यु के पश्चात उनका छोटा भाई होते हैं माधव राव नारायण राव, जिसके कारण नाना फडणवीस का संरक्षण में था। नाना फडणवीस बाजीराव के समय से ही वो समझिए एक गाइड का काम, एक मतलब कहिए कि नियंत्रण था, एक तरह से चलता। नियंत्रण कहने का मतलब वो उनका मार्गदर्शन रहा था उस पेशवाओं में। तो उन्हीं के संरक्षण में बनते हैं। तो अब क्या होता है, उनके चाचा रघुनाथ राव, किनके, माधव राव नारायण राव जब शासक बनते, चाचा रघुनाथ राव को इसको लेकर क्या होता है, नाखुश होते हैं और वो नहीं चाहते कि वो बने। तो अंग्रेजों से जाकर संधि करते हैं, इस वजह से कि वो उसका क्या करे, समर्थन करे, फिर उस पर हमला करके वो जीत जाए। लेकिन नाना फडणवीस का तो सहयोग रहता है, ऐसा होता नहीं है। 12 काउंसिल भाइयों का एक टीम गठन होता है माधव नारायण राव के लिए। अब नाना फडणवीस तो जाता है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाता। फिर अचानक नाना फडणवीस की इधर मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद उनका बेटा बाजीराव द्वितीय, होलकर सिंधिया और कौन हो गया, बाजीराव द्वितीय हो गया, होलकर हो गया, सिंधिया, ये 3 व्यक्ति के नेतृत्व में अब पेशवा का नेतृत्व आ जाता है। यानी इनके फिर माधव नारायण राव वो उतना मेच्योर होता नहीं, उतना शक्तियों को बना नहीं पाता है। तो कहिए कि उसके बाद जो शक्ति होता है नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, इसके बाद रघुनाथ राव के बेटा जो बाजीराव द्वितीय होता है, इसमें इनके पास और होलकर सिंधिया के पास आता है। अब क्या होता है, एक यहाँ पे यहाँ टर्म देखने को मिलता है। क्या होता है, बाजीराव द्वितीय और सिंधिया मिलकर होलकर को हराना चाहता है। ये जैसे ही बात होलकर को ये पता चलता है तो होलकर क्या होता है, आक्रमण कर इन दोनों को हराता। अब बाजीराव द्वितीय भागकर फिर अंग्रेज के पास जाएगा और 31 दिसंबर वही 1802 ईस्वी को एक संधि करेगा, जो बसीन की संधि के नाम से जाना जाएगा। 20 के बाद हम लोग आते हैं 26 में। 26 में देखिए क्या करा, सॉल्वी का संधि। देखिए सॉल्वी क्या था, आपको पता होगा, सॉल्वी एक गांव था जो गुजरात के पास में था।
तो वही उसका नेतृत्व थॉमस बेस्ट कर रहा था। थोड़ा सा ये समझिए क्या हुआ था। देखिए 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन जो थे ने वहाँ पर क्या किया था, सोल्वी में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को क्या किया था, परास्त किया था। यही कौन, थॉमस बेस्ट, एक पुर्तगाली बेड़ा था, उसको परास्त किए थे। नेतृत्व क्या है, कभी कभी कैप्टन मिल्टन का भी ऑप्शन में रहेगा, यहाँ तो थॉमस बेस्ट है ना, तो नेतृत्व करता वही थे, लेकिन जो वहाँ पर एक तरह से कहिए जो नौसैनिक के रूप में थे कैप्टन मिल्टन थे। तो वही होता है पराजित करते। इसके कारण जो जहांगीर होता है उनसे काफ़ी प्रभावित होता है जब वो पुर्तगाली बेड़ा को हराते हैं। सोल्वी में, सोल्वी कहाँ है, सोल्वी ये गुजरात, सूरत जो शहर है ना उसी के पास एक गांव था, वहीं पर ये नौसैनिक लड़ाई होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों ही होता है, इसमें थॉमस बेस्ट है, नेतृत्व करता थॉमस बेस्ट थे, लेकिन जो एक तरह से कैप्टन मिल्टन थे जो नेतृत्व उसका कर रहे थे सैनिकों की तरफ से, तो थॉमस बेस्ट हो जाएगा। 26 के बाद आ जाइए, इम्पॉर्टेंट में 32 में आ जाइए, 32 है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं हो तो गलत हो सकता है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा कौन स्थापित किए गए, ऑप्शन में है बांदेल, चिंसूरा, हुगली और श्रीरामपुर। अगर यह नहीं पता हो तो गलती होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में कौन कौन फैक्ट्री हुआ, हुगली में, और एक फैक्ट्री और था, बताइए दूसरा फैक्ट्री कौन था। तो दूसरा फैक्ट्री का जो नाम था वह था ये चटगांव था। इन दोनों में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया जाता फैक्ट्री। तो अच्छा प्रश्न है अपने आप में। और बाकी जो बांदेल, चिंसूरा, श्री रामपुर, इसमें तो उसी के द्वारा ब्रिटिश ये पुर्तगाली के द्वारा नहीं, ये अंग्रेज के द्वारा ही स्थापित किया जाता है यहाँ कोठी थी। चलिए 33-32 के बाद आइए हम लोग नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। 37 में टिक लगा हुआ है, चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही नहीं यूरोपीय के। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। सोचिए, क्या पुर्तगाली 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो था नहीं, गोवा पर आपको पता होगा कि जब अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी के बीच शासक रहा था अल्बुकर्क, तब 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से यह गोवा को जीता है। तो ये तो गलत हो गया, तो एक को हम कह सकते हैं। अब बाकी ऑप्शन पढ़िए। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज अपना पहला कारखाना क्या किए, मसूलीपट्टनम ही लगाएं, क्योंकि सूरत में तो जरूर वो लगाएं, लेकिन क्या वो बन पाया, नहीं बन पाया। तो एक तरह से तो यह भी सही है ना कि जो पहला कारखाना वो लगाया बनकर तैयार होगा मसूलीपट्टनम में हो गया, क्योंकि जब सूरत में लगाए थे तो वहाँ के जो व्यापारी थे और प्लस जो पुर्तगाली व्यापारी थे विरोध करने लगे इसका, जिसके कारण वो रुक गया। 3 में देख लीजिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी सही है कि जो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो यह भी प्रश्न है। कभी कभी तो प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है उड़ीसा में पहला कारखाना अंग्रेजों के द्वारा कब लगाया गया, तो कब 1633 में लगाया गया। कभी कभी तो यह पूछा है उड़ीसा में कहाँ लगाया गया, तो कहाँ पहला लगाया गया था, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करिए। डी में देखिए, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया है। यह भी सही बात है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। यही डुप्ले, आपको अगर डुप्ले के बारे में, यही डुप्ले वह व्यक्ति है जो कहिए कि यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर क्या किया था, काम करवाया था। तो यह एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया था। तो आगे हम लोग इसकी डुप्ले के बारे में भी देखेंगे कि पहला ये व्यक्ति था कौन, डुप्ले था। फिर डुप्ले के बारे में अगर और भी चर्चा की जाए तो वो कम है, वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखी थी। यही आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होगा, यही डुप्ले होगा। डुप्ले के बाद गोडोही आएगा, गोडोही के बाद लाली आएंगे, कॉन्ट लाली। चलिए वो आगे चर्चा हम लोग करेंगे। 38 में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ था लगाया। तो देखिए इसकी चर्चा हम लोग पहले ही टाइम लेकर कर चुके हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, याद करिए। इसकी चर्चा ऊपर भी हुई है, देखिए ऑप्शन में है सूरत, पुलिकट, कोचीन। तो फ्रांसीसी आए कब थे, फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में, लेकिन वो मेडागास्कर द्वीप पर पहुंच जाने के कारण वो उपनिवेशवाद नहीं बना पाए। फिर आते हैं 1667 ईस्वी में, फिर 1668 ईस्वी में सूरत में वो अपना क्या करते हैं, कारखाना स्थापित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का सूरत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 39 में कह रहा भारत में पहली मुद्रण
मशीन की स्थापना किसने की? अभी अच्छा प्रश्न है। तो अगर पहली मुद्रण मशीन की बात की जाए तो वह हो जाएगा पुर्तगालियों में। तो प्रश्न तो पूछ दिया गया बहुत सारे एग्जामों में कि प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस किसका देन है? तो वह पुर्तगालियों का ही देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 में देखते हैं। 43 में कह रहा भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय है किसे? देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा कि जिस तरह से क्या है यूरोपियों ने यानी पुर्तगालियों ने यूरोप में भारतीय मसालों का जो महत्वपूर्ण स्थान दिया, जो प्रसिद्धि दी, ठीक उसी प्रकार भारतीय वस्त्रों को जो है नाम जो शोहरत देने का है वह डचों को जाता है। लेकिन इसका भी थोड़ा कंट्राडिक्ट, कहीं फ्रांसीसी भी मिलेगा, डच मिलेगा। तो मेरे अनुसार तो डच ही होना चाहिए, क्योंकि रेशम वस्त्रों को लेकर इन्होंने काफ़ी जो है यूरोप तथा विश्व में एक अलग पहचान बनाया भारत को कपड़ों के मामले में। तो आप देखिए अगर फ्रांसीसी है तो आप कुछ सजेस्ट करिए। तो क्या हो जाएगा? मेरे अनुसार हॉलैंड होना चाहिए, लेकिन कंट्राडिक्ट है, कुछ जगह आपको फ्रांसीसी भी मिलेगा। अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे तो वहाँ पे है, बिल्कुल है कि अगर जिस तरह से पुर्तगाली है जो मसालों का जो है मसालों के लिए भारत को एक अलग पहचान दिया, ठीक उसी प्रकार कपड़ों के वस्त्र के लिए डचों ने भारत को एक अलग पहचान दिया। नेक्स्ट देखते हैं 50 में। अगर डच के बारे में बात किया तो डच का कार्य क्या था? सोच लीजिए, डच में जब घुसिएगा तो उनका उस किस तरह से थे, वह व्यापार कर रहे थे, वह मुख्य रूप से सूती वस्त्र का ही था। आप देखेंगे कि जो रेशम वस्त्र है उसका भी डच के द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार किया जा रहा होता है। जब वो क्या करते हैं, भारत में आगमन करते हैं, तब वही ना फिर उसके बाद हो जाता है बेदरा का युद्ध हो जाता है अंग्रेजों के साथ, जिसके कारण फिर उसका क्या होता है, साम्राज्य रुक जाता है। चलिए आगे है 50 में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। अगर रॉबर्ट क्लाइव दे देगा तो देखिए दे ही दिया है, तुरंत आप रॉबर्ट क्लाइव मार देंगे। तो समझिए प्रश्न क्या है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा इसका। तो इसलिए ने हमने सिर्फ वही प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं जो क्या है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसमें बेसिक है। अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप रटे हुए हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। और 70 से 90% लोग गलत ही मार देते हैं। तो कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर वह टॉमस स्माइथ था। अब आपको लग रहा हो ये टॉमस स्माइथ तो हम पढ़े नहीं। देखिए टॉमस स्माइथ जो है, आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी का स्थापना हो रहा होता है ना, जब कंपनी को बनाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कंपनी तो ऐसे कोई निजी व्यक्ति था नहीं, सरकार के जो वहाँ सरकार थे, जो वहाँ राज कर रहे थे, उनके देख रेख में कंपनी तैयार किया गया, उसके लिए नियुक्त किया गया था, कर्मचारी को नियुक्त किया गया, अच्छे अच्छे जो भी मार्गदर्शक थे उस क्षेत्र में उसे नियुक्त किया गया, टीम बनाया। तो वो टॉमस स्माइथ वो थे पहला गवर्नर जिनको बनाया गया था। आपको बता दें जिस समय भारत वो कंपनी नहीं आया था, बन ही रहा था वहाँ इंग्लैंड में, उस समय उनको लगभग रखा गया था 3 से 4 महीना वो 1600 ईस्वी में रहे थे। तो यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। हालांकि फिर क्या हो गया था, जब टॉमस स्माइथ को बनाया गया था 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा पहले गवर्नर बने थे, जो चार्टर के द्वारा पहले गवर्नर। हालांकि फिर एक विद्रोह होता है, एसएस विद्रोह, उन पर आरोप लग जाता है, जिसके कारण फिर कुछ समय बाद बनने के बाद वो हट जाते हैं, फिर पुनः वो आते हैं कुछ साल के बाद 1603 ईस्वी फिर से उनको बनाया जाता है। किनको? टॉमस स्माइथ को। तो यह प्रश्न का सही जवाब टॉमस स्माइथ ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए। तो हम लोग चर्चा किस प्रकार की कर रहे हैं? हम लोग चर्चा सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर कर रहे हैं जो क्या है, कॉन्सेप्ट के आधारित पर है, जो प्रश्नों का गलती होने का चांस उसमें ज़्यादा है, उन प्रश्नों को गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। 56 में देखिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा पर एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? यह भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा वह कौन सा व्यक्ति था जो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के मतलब गोलकुंडा किस सुल्तान का नाम था जो सुनहरा फरमान जारी किया था 500 पैगोड़ों में? तो कौन है? अब्दुल शाह कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली कुतुब शाह? देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वह कुली अब्दुल्ला कुतुब शाही होना चाहिए। अब ये क्या था? अब देखिए थोड़ा सा अगर इसी के ऊपर आप जाएंगे तो 1632 ईस्वी में, हालांकि आप देखेंगे 1717 ईस्वी में भी एक फरमान जारी किया गया था फर्रुख सियर के द्वारा, तो वो नहीं है, वो 1717 में किया गया था। हो सकता है ऑप्शन में दे दे फर्रुख सियर। अगर आप सही से नहीं पता हो तो आप फर्रुख सियर भी बहुत सारे लोग मार देंगे, लेकिन यहाँ 1632 ईस्वी में गोलकुंडा है, तो उस समय अब्दुल कुतुब शाह थे, वह 500 पैगोड़ा वार्षिक कर पर वो दे दिए थे
गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को कि ताकि वहाँ पर अंग्रेज स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर सके, व्यापार कर सके। हालांकि फिर वो क्या होता है ना, ये गोलकुंडा पर भी वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वह मतलब घूस वूस लेने लगते हैं, ज़्यादा ये चल जाता। तो उस समय औरंगजेब सख्त अपने जो होते हैं वहाँ पे लोग उसको मना करता है कर्मचारी को। उसके बाद फिर थोड़ा सा अंग्रेजों को रिलैक्स देता है कि आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, उसके वह चुंगी के अलावा उस पर एक और कर 1.5% का सौंपा जाता है, जजिया कर शायद सौंपा जाता है ना। तो वो चर्चा है। तो यहाँ पे वही करा कुतुब, अब कुली कुतुब शाह कौन है देखिए। 1626 ईस्वी 1672 ईस्वी तक कौन रहे थे, अब्दुल शाह रहे थे। अगर कुली कुतुब शाह की बात की जाए तो ये इनके दादा समझिए, पहले रहे थे 1580 से 1511 ईस्वी में रहे थे। चार मीनार इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, कुली कुतुब शाह के द्वारा, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि जो मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा राज्य का जो मुख्य बंदरगाह था, यहाँ के अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीद कर क्या करते थे, ये गोलकुंडा जो लिए थे ना वो, तो स्थानीय सूती वस्त्र को खरीद कर वो फारस भेजते थे, है ना। तो इसीलिए वो लिए थे, उसको पट्टे पर लिए थे। लेकिन फिर क्या हो गया, मतलब वहाँ पर विरोध होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि लोग वहाँ के जो कर्मचारी थे वो रिश्वत मांगने लगे। हालांकि फिर क्या होता है, 1629 ईस्वी में क्या होता है, हमारे गांव के पास दूसरी कोठी खोल दिया जाता है इन अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे में 64-65 दोनों ही टिक लगाया गया। आइए चर्चा करते हैं। 64 में करा अंग्रेजों ने सूती सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा, यह भी प्रश्न है, पूछा गया है। 1200 ईस्वी में, 12,000 में, 1500 ईस्वी में। तो देखिए जब उस समय जो लिया गया था, आपको पता होना चाहिए कि यही सूतीनाती, कालीकता, गोविंदपुर मिलकर क्या होगा, कोलकाता का निर्माण करेगा। और यही सूतीनाती, कालीकता और गोविंदपुर मिलकर जब कलकत्ता बनेगा, तो मुख्यालय की स्थापना आपको पता हुआ कि पहला मुख्यालय की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में ही किया जाता है। और जॉब चार्नक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सूतीनाता के एक अंग्रेजी कोठी भी स्थापित किया था। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी थी। समझे, तो ये बात को, ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि सूतीनाती, कालीकता, गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा गया था, वो 1200 ईस्वी में। एक ये भी हम लोगों ने जाना कि जॉब चार्नक के नेतृत्व में 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक जो था वह क्या किया था, वहाँ पर एक व्यापारिक कोठी का भावी नींव रखा, उसके बाद ही वहाँ पर मुख्यालय बना। चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। फिर देखिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे हुआ नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कलकत्ता जो अब कोलकाता का है, उन शहरों उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था, तो जो कलकत्ता शहर बना था उसमें से सूतीनाती, कालीकता और गोविंदपुर, यही 3 जगह था। और जॉब चार्नक के द्वारा यही सूतीनाती में क्या किया गया था, एक व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया था, जो भावी कलकत्ता का नींव पड़ा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में आ जाइए 68 में, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, यह भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे, तो गलती होने का चांस नहीं होगा आपसे। कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, तो अंग्रेज का रहा। अब जहांगीर का शासनकाल पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मुगल बादशाह की बात करें तो क्या आ जाएगा, बाबर आ जाएगा, हुमायूं आ जाएगा, फिर अकबर आ जाएगा, उसके बाद जहांगीर आ जाएगा। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी में यही रहा था जहांगीर का काल। अब देख लीजिए विलियम हॉकिंस, हमने शुरू में ही चर्चा किया कि पहला यही विलियम हॉकिंस था जो हेक्टर नामक जहाज से कहाँ आया था, भारत पहुंचा था। और फिर वो कहाँ गया, वो औरंगजेब के दरबार में गया, और हालांकि औरंगजेब इससे काफ़ी खुश भी हुआ, है ना। उसके बाद फिर सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया। हालांकि व्यापारिक कोठी का स्थापना का तो यह क्या कर पाता है, यह अनुमति नहीं ले पाता, लेकिन सर टॉमस रो वो करके दिखा देता। फिर पादरी एडवर्ड टेरी, यह भी 1616 ईस्वी में एक पादरी होता है ना, वो आता है। यहाँ पर देखिए रॉल्फिच, जो मिस्टेक से हमने चर्चा कर दिया था, टॉमस रो की जगह रॉल्फिच कह दिए थे, कि जो दूसरा जो अंग्रेज था वो आया था। तो ये रॉल्फिच सबसे पहले 1585 ईस्वी में आता। उद्देश्य, यह कोई व्यापारिक उद्देश्य से नहीं आता, यह वहाँ के आधिकारिक के द्वारा नहीं हुआ, यह सिर्फ भ्रमण के उद्देश्य से पूरे देश के भ्रमण पे निकला होता है। भारत के होते हुए वो चीन जाता है, और फिर ये आगरा इस समय को भ्रमण करता है, रॉल्फिच 1585। तो इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा कि जहांगीर के समय में रॉल्फिच नहीं आए थे, वो पहले ही आ चुके थे इससे पहले। अब बाकी जो आए, जैसे जो हॉकिंस हो गया, ये व्यापारिक उद्देश्य से, वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ के आधिकारिक अनुमति के बाद आए,
69 में देख लिए सुमेलित करना है, सुमेलित करना अंग्रेजी आती है, मुगल बादशाह। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आज ये जॉन मिल्टन हॉल है, विलियम हॉकिंस है, जॉन शेरमैन है। तो पहले हम लोग विलियम हॉकिंस पता होगा तो सोच लीजिए, विलियम हॉकिंस जो 1605 ईस्वी में आए थे, चले थे तो अकबर के समय में, लेकिन पहुँचते पहुँचते क्या हो गया था, जहांगीर हो गया था। तो फिर अब एक का तो मिलान हम लोग देख लिया। अब जॉन सरमैन याद करिए, फर्रुख सियर के शासनकाल में आए थे। यही जॉन सरमैन और अन्य जो थे, इनके साथ एक सर्जन को भेजा गया था जब फर्रुख सियर एक घाव से पीड़ित था। सोचिए, फर्रुख सियर को क्या कहा जाता है, जो सुनहरा फरमान जारी किया गया, क्यों जरा जारी किया गया था, तो अंग्रेज फर्रुख सियर के यहाँ जॉन सरमन के साथ और भी 2 व्यक्ति को, जो सर्जन थे, उन्हें एक भयंकर बीमारी था, यानी जो घाव था, उस गांव का इलाज किए थे। और उस इलाज के बदले में खुश होकर फर्रुख सियर वह क्या करता है, सुनहरा फरमान जारी करता है गोलकुंडा के लिए। तो यही जॉन सरनम हो जाएगा, वह फर्रुख सियर के शासनकाल में। अब जॉन मिल्टन बच गया तो वह अकबर के शासनकाल में। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि जॉन सरमन वो आए कब थे, वो उनका टाइमिंग क्या था, तो वह 1603 ईस्वी में आए थे। तो अकबर का शासनकाल कब रहा था, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी रहा था। जहांगीर का 1605 से 1627, 1713 से 1719। तो तीनों चर्चा कि जॉन सरमन कौन थे, क्यों आए थे, कैसे कनेक्टिविटी हम लोगों ने किया कि वही जॉन सरमन थे जब फर्रुख सियर के दरबार में गए थे, क्या, सुनहरा फरमान को लेने के लिए। साथ में 2 सर्जन भी थे, जो उनका एक बीमारी यानी जो घाव कहिए बहुत दिन से था, उसका इलाज इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद ही वो फरमान मिला था। 73 में देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की। काफ़ी अच्छा प्रश्न। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की अगर बस्ती भेंट करने की बात आती है तो वो कौन करेंगे। ऑप्शन में है शाह शुजा है, शाइस्ता खां है, आजिम उस्मान है। तो थोड़ा सा ध्यान से, चंद्रनगर। अब देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती, तो हमने चर्चा किया था कि जब फ्रांसीसी आए थे, कब आए थे, सोचिए, फ्रांसीसी 1664 में आए थे। वह दक्षिण पूर्व भारत में व्यापार करने की, एशिया जो भी कहिए, लेकिन वो मेडागास्कर द्वीप पर पहुंचे, जिसके कारण वह उपनिवेशवाद वहाँ हासिल नहीं किए। फिर वह जो पहला टीम चला था, कौन था, लुई 14 के नेतृत्व में। दूसरा फिर आया दल 1667 ईस्वी में, वह किसके नेतृत्व में था, वह जो दूसरा दल जो था फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। तो वह पहुंचा, कहाँ पहुंचा, सूरत में पहुंचा। अब 1668 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठ की स्थापना किया। अब चंद्रनगर की बस्ती भेंट। अब आ जाइए चंद्रनगर की कहानी। देखिए, फ्रांसीसियों को 2 जगह से बस्ती मिलता है, एक चंद्रनगर मिलता है और उससे पहले एक पांडिचेरी मिलता है। और उस पांडिचेरी का ही एक छोटा सा फ्रांसीसी बस्ती होता है, जो पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। कौन दिया जाता है, किनके द्वारा, यह 1673 ईस्वी में जो कंपनी के निर्देशक कौन होते हैं, फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लिस्पिने होते हैं। वही वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर शाह के द्वारा एक बस्ती दिया जाता है, और वही बस्ती पांडिचेरी के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि पांडिचेरी जो है वो उपनिवेशवाद रहा फ्रांसीसियों का, किसके द्वारा दिया गया, तो वही शेर खां के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा चंद्रनगर, तो चंद्रनगर की बस्ती वो दिया जाएगा, ये किसके द्वारा, चंद्रनगर की बस्ती शाइस्ता खां के द्वारा। तो ऑप्शन में क्या है, शाइस्ता खां देख लीजिए। तो शाइस्ता खां है ना, तो ये शाइस्ता खां, वही शाइस्ता खां, क्योंकि उस समय उसके नेतृत्व में होता शाइस्ता खां, और यही फिर शाइस्ता खां दिया जाता, यह बस्ती वो बनकर तैयार होता है, नहीं फिर उसके अंडर में होता है। और यही चंद्रनगर जो होता है, अब देखेंगे कि जो मुख्यालय, अब बताइए, इसके पहले चर्चा क्या किए थे कि जो मुख्यालय होता है, मुख्यालय कहाँ, वो पांडिचेरी में बनाता है ना, जो किसके खां के, शेर खां के द्वारा दिया जाता है। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। देखिए, ऊपर वाले प्रश्न में शायद इसका चर्चा होगा, है ना। हाँ देखिए, है ना, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से, यही शेर खां लोदी से, परदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था। और मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किसके रूप में किया, तो वही परदुचेरी जो मिला था शेर खां से, वह हमने अभी चर्चा किया, एक फ्रांसिस मार्टिन था, फ्रांसिस मार्टिन और एक ओलिस्पेने थे, दोनों को मिला था शेर खां के द्वारा। तो वह चंद्रनगर के रूप में विकसित हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, चंद्रनगर नहीं, पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ, पारदुचेरी थी। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन चंद्रनगर बस्ती जो भेंट किया था वह शाइस्ता खां के द्वारा, मुख्यालय वो पांडिचेरी को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र में देखते हैं, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहा पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले आपको पता होगा, यह फ्रांसीसी था, पहला फ्रांसीसी व्यक्ति था जिसने क्या किया कि फ्रांसीसी का नींव रखा, यानी यूरोपियों का नींव रखा, जो भी कहिए। तो अगर इसके बारे में, तो अगर डुप्ले के बारे में थोड़ा जानना है
तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा था, यही डुप्ले पहला व्यक्ति था। और उसने पहली बार यूरोपीय सेना को क्या किया था, भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। तो यह काफ़ी एक तरह से प्रेरणा था अंग्रेज जो वहाँ पर लड़ रहे थे उसके लिए। उसने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, यानी कि एक कम सेना के साथ वो इतने बड़े सेना को हराया था। जब आप देखेंगे आगे जब होगा, कौन सा होगा, ये ए पा पे एला एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरी की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1746 से 48, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 50 से 54, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर, उन सभी में देखेंगे प्रथम किस तरह से होता है। हालांकि अगर डुप्ले को फ्रांसीसी से अच्छा सपोर्ट मिलता तो शायद कुछ परिस्थिति और रहती, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर क्या होता है, एला सापेल की संधि होता है, वहाँ हार हार जाता है फ्रांसीसी, जिसके कारण यहाँ मद्रास भी लौटना पड़ जाता है डुप्ले के द्वारा जो जीता हुआ भाग है। वो चर्चा अलग है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानना है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल के पूर्व डुप्ले कहाँ का था, वह चंद्रनगर का था। अब याद करिए चंद्रनगर क्या है, तो चंद्रनगर की चर्चा हम लोग अभी किए थे ना। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रांसीसियों को बस्ती दिया गया था, किसने भेंट किया था चंद्रनगर को, तो सही था कहाँ, तो वही है पांडिचेरी से पहले वो वहाँ का था। फिर डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, वह गोडेहू बना, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर गोडेहू के बाद लाली बना, हालांकि लाली आता है ना उसके बाद फिर ये आक्रमण कर देता है जब लाली बनता है गवर्नर जनरल, तो हालांकि इसके कारण फिर लाली को अंग्रेज के द्वारा ही पकड़ कर उसे भेज दिया जाता है फ्रांस पे, उसको जेल में बंद कर रखा जाता है। शायद वो मतलब नहीं कहने के बावजूद भी वो आक्रमण किया था, तो वो कहानी आगे चलेगा हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने यह जान लिया कि डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था, डुप्ले कौन था, डुप्ले वही व्यक्ति था जिसने क्या क्या था, यूरोपीय साम्राज्यवाद का नींव रखा था। और वह जो बस्ती था उसको ये जीता था, कौन सा, कर्नाटक। वो चलिए आ जाइए, फ्रांसीसियों के पतन का कारण देख लीजिए। फ्रांसीसी के पतन के कारण थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। जो फ्रांसीसी थे, है ना, फ्रांसीसियों के पतन के कारण अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का, ये सभी कारण था। जैसे है ना, फ्रांसीसी अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता, अंग्रेज के जो नौसैनिक थे वो श्रेष्ठता काफ़ी थे। भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता, क्योंकि फ्रांसीसी के साथ भारत भी प्रतिद्वंदता रहता है। जो एला सापेल की संधि होता है वही होता है ना, जिसमें फ्रांस के जो लुइसबर्ग पर अपने अधिकार को बदले में ऑस्ट्रिया नीदरलैंड को अधिकार छोड़ना पड़ता है, किसको, फ्रांस को, और उसी के बदले में तथा ब्रिटेन को मद्रास देना पड़ जाता है, वही था ना। तो इसके कारण वही करा, भारत के बाहर भी अंग्रेजों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदता होता है फ्रांसीसी का, जिसके कारण यहाँ डुप्ले के द्वारा जो मद्रास है वो भी बेचारा को देना पड़ जाता है। फ्रांसीसी सरकार का अभाव, ये भी अभाव था। अब देखिए आप, जैसे आप देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे ही अगर आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो वांडीवास का युद्ध होता है, सॉरी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, किस युद्ध में जो डुप्ले होता है काफ़ी हद तक वो जीत हासिल करता है। लेकिन कहिए कि वहाँ के जो एला सापेल की संधि होता है उसके फ्रांस में जो होता है लुइसबर्ग पर जो अपने अधिकार के बदले में वो जो देना पड़ जाता है उसको, उसके बाद फिर इधर मद्रास को भी छोड़ना पड़ जाता है। ये भी बहुत एक मतलब अहम कड़ी रहा था उस समय, क्योंकि एक छोटी सी सेना होकर एक सुदृढ़ सेना को रखकर वह एक तरह से कहिए कि ब्रिटिश सेना को चैलेंज किया था। क्योंकि वह क्या क्या था, एक और व्यक्ति था ना जो सपोर्ट के लिए बुलाया था, ला बोर्देनो को, फ्रांसीसी का जो क्या था, नौसैनिक कमांडर था, तो हेल्प के लिए आता है। लेकिन ला बोर्देनो के बारे में भी कहा जाता है कि वो शायद ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज से पैसा लेकर वो फिर क्या हो गया था, बदल गया था, वह भी एक कारण बना। नेक्स्ट देखिए 69 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए। काफ़ी अच्छा प्रश्न, निर्णायक युद्ध था, फ्रांसीसी हार गए। देखिए वांडीवास का युद्ध है, तो आप ध्यान रखिए वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बढ़िए, बेदरा का युद्ध, तो हमने देखा कि बेदरा का युद्ध डचों के बीच होता है। जब बेदरा जो है पश्चिम बंगाल का एक जगह होता है बेदरा, वहीं पर डच और फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उस समय डच क्या होते हैं आपको पता हुआ, डच है जो भारतीय वस्त्रों के उद्योग को एक अलग पहचान दिला रहे थे यूरोप में। आपको पता होगा कि यह कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने के उद्योग भी स्थापित कर चुके थे, जब 3000 कारीगरों के वेतन को रखा गया था। इस तरह से ये बेदरा का युद्ध होता है जो डचों के लिए निर्णायक होता है। उसमें डच हार जाते हैं, डच की जो शक्ति होती है वहीं रुक जाती है, जो साम्राज्यवाद का बढ़ रहा होता है वो वहीं रुक जाता है। प्लासी का युद्ध में आप देखेंगे, प्लासी का युद्ध क्या था याद करिए, 1757 ईस्वी में जो होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें ये जो तीन होते हैं, सिराजुद्दौला होते हैं, फिर ये होते हैं तीन शासक एक होते हैं, फिर रॉबर्ट क्लाइव होता है, उसमें वो हार जाता है, प्लासी का युद्ध होता है।
उसके बाद फिर देखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। ये बक्सर का युद्ध भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध हो जाएगा जो 1760 ईस्वी में था। वह क्या था, इसमें फ्रांसीसी क्या होते हैं, उसमें हार हो जाता है। देखिए 1760 ईस्वी में पहला 3 युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चलता है, जिसमें क्या होगा, इसका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, यह डुप्ले करेगा। और इसमें डुप्ले काफ़ी हद तक जीत के करीब रहता है। समझिए कर्नाटक का वो किला जो होता है ना, पांडिचेरी होता है, ये देखिए ना भूल रहे हैं, ये पांडिचेरी का होता है। कर्नाटक मतलब कर्नाटक का जो क्षेत्र होता है, समझिए वो एक तरह से उसमें उपनिवेशवाद के लिए अंग्रेज भी चाह रहा था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, वो उसके अंडर में रहता है। लेकिन मद्रास की संधि के तहत ये एला सापेल की संधि के तहत फिर मद्रास उसको जीता हुआ क्षेत्र वापस देना पड़ जाता है, किसको, डुप्ले को। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो 1749 से 54 ईस्वी के बीच में चलता है, और जिसमें गोडेहू रहता है। हालांकि गोडेहू कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, समझिए एक तरह से ये समझौता के ही इसके बीच चलता है। गोडेहू के बीच अंग्रेज से बातचीत कर पांडिचेरी की संधि होता है, तो इसके बीच में पांडिचेरी की संधि होता है। और तीसरा आता है, यही आता है, लाली आता है, कॉन्ट लाली, है ना, 1758 से 63 ईस्वी में। और उसी में से जो लाली के द्वारा क्या किया जाता है, लाली के नेतृत्व में जो अंग्रेज का किला होता है, सेंट डेविड किला, यही मद्रास में है ना, सेंट डेविड किला पर और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इससे फिर अंग्रेज काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, और फिर गुस्सा होने के कारण फिर क्या होता है, क्योंकि काउंट लाली को कह दिया गया था, किसके द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा ही, कि आप क्या करेंगे, उस तरह का कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी यह उठाता है। इसके बाद पकड़ कर अंग्रेज इसको, फ्रांसीसी को ही शब्द देता है, फ्रांसीसी इसको कैद भी कर जेल में डाल देता है। ऐसा है कहानी। तो उसने कहा कि फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वता स्थापित हुई। तो वही 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और लाली के बीच में युद्ध होता है। किसके कारण, सेंट डेविड किला और विजयनगर पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी सेना का, और उसमें हार जाता है फिर काउंट लाली। चलिए, जीता तो कुछ अलग होता, लेकिन जीतने के लिए तो दोनों चाहिए ना, वहाँ की सरकार का भी सपोर्ट चाहिए, सैनिकों का, लेकिन वो पर्याप्त रूप से फ्रांसीसी को मिल नहीं रहा था। चलिए, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया, ये भी अच्छा प्रश्न है। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष फ्रांसीसी बस्तियों को, ऑप्शन में 51 में, 54 में, देखिए वो 54 में है, जो फ्रांसीसी बस्ती भारत सरकार को सौंप दिया था। फ्रांसीसी ये मतलब फ्रांस की सरकार, जो भारतीय जो क्षेत्र थे जो फ्रांसीसी अपने अंडर लिए हुए थे, वो भारत सरकार को 54 में सौंप दिए। हालांकि 54 से पहले 50 में चुनाव हुआ था चंदनगर में, जिसमें यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि कौन ब्रिटिश के, पुर्तगाल के अंडर में रहना चाहेंगे भारत के अंदर में। इसमें भारत की ही आई थी स्पष्ट बहुमत, तो 54 में सौंप दिया गया था। हालांकि जो 54 में सौंपा गया ना, तो अब आपके माइंड में प्रश्न उठा हुआ, क्या भारत में नहीं, उसको पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया था, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे। जो 85 नंबर क्वेश्चन है कि पांडुचेरी, यमन, माहे और कारेकल, ये 4 परिक्षेत्र को वास्तविक स्वतंत्रता भारत को एकीकृत कर दिए गए 1954 ईस्वी में। पहले तो पश्चिम बंगाल में उसका विलय किया गया, उसके बाद फिर उसको स्वतंत्र किया गया। करा इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यह भी प्रश्न देखिए अच्छा है। करा कौन, मैकाले के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था जिसने यह अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो वह डुप्ले ही पहला व्यक्ति था। हमने चर्चा किया ना, डुप्ले वही व्यक्ति था जो फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ डुप्ले के नेतृत्व में हुआ। डुप्ले ने उस क्षेत्र को, मद्रास को जीता, लेकिन एला सापेल की संधि के तहत उसे लौटाना पड़ा। इसे जीतने के लिए क्या, मतलब कहिए कि एक तो कर्नाटक के लिए जो यहाँ के थे शासक, वह भी आपस में लड़ रहे थे, है ना। अब उन शासक में जैसे कर्नाटक के आप ले लीजिए, इधर कौन हो गए, जो नसीर जंग है, फिर निजाम उल मुल्क है, इन दोनों का भी इधर आपस में चल रहा था, साथ में अंग्रेज। तो कुछ क्या किए, देखिए यहाँ पे भी दो बट गया। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए एक पार्टी को कौन सपोर्ट कर दिया, एक पार्टी को कर दिया सपोर्ट फ्रांसीसी, और दूसरे पार्टी को अंग्रेज कर दिया गया। तो वह भी आंतरिक कलह चल रहा था। तो फिर भी उस परिस्थिति के बावजूद भी डुप्ले क्या होता है, वह एक यूरोपीय साम्राज्य को बनाने में कायम होता है। हालांकि वो संधि के तहत लौटाना पड़ जाता है, फिर डुप्ले को वापस भी बुला लिया जाता है, तो वह डुप्ले हो जाएगा। तो चलिए, डुप्ले के बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 92 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। 92 में करा पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, यह सही है कि पांडिचेरी पर जो कब्जा हुआ, आपको पता हुआ पांडिचेरी कैसे हुआ, सोचिए। एक
क्या होता है, नगर होता है जो शेर खां के द्वारा दिया जाता है। वही पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है जो 1673 ईस्वी में था, उनके द्वारा, शेर खां के द्वारा दिया जाता है, वह पांडिचेरी के रूप में विकसित होता है, फिर मुख्यालय भी बनाया जाता है। तो सही बात है, लेकिन पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्या पांडिचेरी पर दूसरी शक्ति व्यापारी थे? नहीं। आप देखेंगे कि 1661 ईस्वी में पांडिचेरी पर कब्जा क्या करता है, वह वापस अंग्रेज ले लेता है ना। फिर अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत बात है। 1600 अगर आप देखेंगे अंग्रेज समर्थित डच है, 1693 से 97 तक रिजविक संधि के तहत क्या है, डच के पास में भी रहा था। तो यह ऑप्शन नंबर एक ही पर्याप्त है। तो तीनों समझ लिए कार्यकाल। दूसरा में था पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय से पुर्तगाल थे, तो पुर्तगाल नहीं थे क्योंकि 1761 में पांडिचेरी कब्जा पर वापस ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1793 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हो गया, अंग्रेज में भी रहा, फिर अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं, ये भी गलत है, अंग्रेज तो किए ही किए। अंग्रेज समर्थित डच है जो 1693 से 97 में रिजविक संधि के तहत किए थे। तो वही, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। चलिए 92 के बाद ये था कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न आ जाने पर थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, सही से पता नहीं होने के कारण वह गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे।